नमस्कार। आखिर कर्नाटक में कांग्रेस का क्या है मास्टर स्ट्रोक? राहुल गांधी कर्नाटक की सभाओं में किस तरह के बयान दे रहे हैं और उसका क्या नतीजा निकलेगा? क्या कांग्रेस 224 में से 150 विधायक जिताने के अपने लक्ष्य में कामयाब होगी? और क्या कांग्रेस कर्नाटक में बीजेपी को केवल 40 सीटों तक सीमित करने में कामयाब हो पाएगी? कितना दम है राहुल के इस दावे में? इसी सब पर चर्चा करेंगे। पूरा वीडियो देखिए, कहीं जाइए मत, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाते हुए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज राहुल गांधी ने कर्नाटक में चुनावी सभा करते हुए कहा कि हमारे 4 वादे हैं। ये 4 वादे हम हमारी सरकार बनने के पहली कैबिनेट मीटिंग में ही पूरे कर देंगे। इसके लिए 1 साल या 6 महीने नहीं लगेंगे। ये 4 वादे क्या हैं जो कर्नाटक में कांग्रेस की किस्मत बदल सकते हैं? राहुल गांधी के मास्टर स्ट्रोक ये 4 वादे क्या हैं? पहला वादा है गृह लक्ष्मी योजना। राहुल गांधी ने वादा किया कि अगर कर्नाटक में बीजेपी की सरकार को हराकर कांग्रेस की सरकार बनती है तो हम प्रत्येक गृहिणी को, हर महिला को हर महीने 2000 रुपए गृह लक्ष्मी योजना के देंगे। यानी महिलाओं को 2000 रुपए हर महीने बिना किसी काम के मिलेंगे, जिससे कि वे अपना जरूरी खर्च पूरा कर पाएंगी। दूसरी योजना राहुल गांधी ने घोषित की, गृह ज्योति। उन्होंने कहा कि अगर हमारी सरकार, कांग्रेस की सरकार कर्नाटक में आई तो हम हर परिवार को 2000 यूनिट तक की बिजली हर महीने फ्री में देंगे। ये राहुल गांधी का वादा। तीसरी बात राहुल गांधी ने कही वो ये कि हम हर डिग्री वाले बेरोजगार को, जिसके पास डिग्री है, उसे हम 3000 रुपए महीना हर महीने देंगे, ताकि वो बेरोजगारी भत्ते के रूप में अपना काम चला सके। और यही नौजवान अगर डिप्लोमाधारी है तो उसे 1500 रुपए महीना दिया जाएगा। इसके अलावा चौथी बड़ी योजना राहुल गांधी की यह है कि हम सरकार में आने के बाद कर्नाटक के हर परिवार को 10 किलो अनाज हर महीने निःशुल्क देंगे। ये 4 योजनाएं हैं जिनके बूते पर राहुल गांधी को भरोसा है कि कांग्रेस की सरकार कर्नाटक में बन जाएगी। राहुल गांधी को भरोसा है कि कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी 150 सीटें, 224 में से 150 सीटें लाने में सफल होगी और बीजेपी को 40 सीटों तक, केवल 40 सीटों तक सिमटाने का काम करेगी। राहुल गांधी के इन दावों के पीछे बीजेपी की अपनी नाकामियां भी हैं। बीजेपी ने हिमाचल प्रदेश में जो गलतियां की थी वही गलतियां कर्नाटक में भी दोहरा रही है और इसका फायदा कांग्रेस को निश्चित रूप से मिलने वाला है। पूर्व सीएम शेट्टार भी कांग्रेस में आ चुके हैं। उन्हें बीजेपी टिकट नहीं दे रही थी। तो आप आश्चर्य करेंगे कि जो व्यक्ति कर्नाटक का मुख्यमंत्री रह चुका हो, कई बार का विधायक हो, उसे बीजेपी टिकट देने के योग्य नहीं पाती। तो ऐसे में बीजेपी में बगावत होना तो स्वाभाविक था ही। कर्नाटक में बीजेपी के तमाम सीनियर नेता बहुत नाराज दिख रहे हैं। पूर्व उप मुख्यमंत्री लक्ष्मण सावदी हैं या KS ईश्वरप्पा हैं, वे सब खुलकर अपनी बातें कह रहे हैं। सावदी ने अपनी पार्टी बदल दी है, कांग्रेस ने उनको टिकट भी दे दिया है। ये जो असंतोष बीजेपी में फैल रहा है, इससे कांग्रेस को बड़ा बल मिल रहा है और कांग्रेस को लगता है कि उसकी शक्ति बढ़ती जा रही है। कई नेता ऐसे हैं जो बीजेपी से कांग्रेस में आ गए हैं और उन्हें कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया है, लेकिन फिर भी वे बीजेपी के खिलाफ खुलकर बोल रहे हैं। वैसे तो हर चुनाव के पहले भगदड़ मच जाती है। कई पार्टियों में कांग्रेस से लोग बीजेपी में जाते हैं, बीजेपी से कांग्रेस में जाते हैं। सपा में, बसपा में,
तृणमूल में सब ये बातें होती रहती है, लेकिन इस बार जो भगदड़ कर्नाटक में मची है वो बहुत ज्यादा है। वो बीजेपी की आंखें खोलने के लिए काफी है। राहुल गांधी ने आज बीजेपी पर यह आरोप फिर दोहराया है कि बीजेपी की कर्नाटक की सरकार 40% वाली सरकार है, यानी उस सरकार में कम से कम 40% कमीशन दिए बिना, नेताओं को 40% कमीशन दिए बिना कोई कार्य होता ही नहीं है। राहुल गांधी अपनी हर सभा में ये बात बार बार कहते हैं और भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी वे कर्नाटक की बीजेपी सरकार को 40% वाली सरकार कह चुके हैं। अब लक्ष्मण सावदी एक ऐसे नेता हैं जो लिंगायत समुदाय के हैं और बीजेपी लिंगायत समुदाय के लोगों को खुश करने में लगी हुई है और येदियुरप्पा के पक्ष में पता नहीं क्या क्या करने जा रही है, लेकिन दूसरे नेताओं को बीजेपी के नेता संभाल कर नहीं रख पा रहे हैं और वे बीजेपी से बाहर भाग रहे हैं। अब जगदीश शेट्टार को ही लीजिए, वे 30 साल से विधायक थे, मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लेकिन बीजेपी उनको टिकट के लायक नहीं पाती। ऐसे में उनका बीजेपी छोड़ना तो सामान्य था ही। उन्होंने बीजेपी छोड़ दी और कांग्रेस ज्वाइन कर ली। कांग्रेस ने उनको टिकट नहीं दिया है, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री का बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में जाना बहुत मायने रखता है। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में 68 सीटें हैं और वहां 21 सीटों पर बीजेपी के बागी उम्मीदवार उतर गए थे। नतीजा ये रहा कि बीजेपी की सरकार वहां गिर गई। कर्नाटक में जो हालात है, ऐसा लगता है कि कर्नाटक में भी हिमाचल प्रदेश की ही कहानी दोहराई जाने वाली है। पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार के बारे में कहा जाता है कि उनका 25 से ज्यादा सीटों पर असर है। अगर शेट्टार के कारण बीजेपी ये सीटें खो देती है तो बीजेपी के लिए बहुत भारी नुकसान होगा और ऐसे में बीजेपी की सरकार बनाना बहुत मुश्किल हो जाए। बीजेपी के लिए कर्नाटक में अपने नेताओं को संतुष्ट करना तराजू में मेंढक तोलने जैसा है। वे किसी एक नेता को समेटने में लगते हैं तो दूसरे नेता नाराज हो जाते हैं, दूसरे नेता को समेटते हैं तो एक पक्ष नाराज हो जाता है। ऐसा ही हिमाचल प्रदेश में भी हुआ। हिमाचल में तमाम बागी नेता कांग्रेस की तरफ चले गए, बीजेपी से बगावत कर ली या बीजेपी से विद्रोह करके उम्मीदवार मैदान में उतर गए। और वहीं बीजेपी इस दमखम में लगे रही, जगत नारायण नड्डा लगे रहे कि ये उनका राज्य है, कुछ होगा नहीं। लेकिन बीजेपी के अध्यक्ष को अपने गृह राज्य में ही हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस में मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे हैं प्रियंक खड़गे, उन्हें टिकट दिया गया है, लेकिन उनके खिलाफ बीजेपी ने मणिकांत राठौड़ को टिकट दिया है, जिनके ऊपर हत्या के मामले चल रहे हैं, लूट के मामले चल रहे हैं, हत्या के प्रयास, राशन में हेराफेरी, नारकोटिक्स, स्मगलिंग, ये सारे मामले चल रहे हैं और 30 से ज्यादा मामलों में वे आरोपी हैं। ऐसे आरोपी को खड़गे के पुत्र प्रियंक के सामने मैदान में उतारना बीजेपी के लिए कितनी अक्लमंदी है, ये तो वोटर जानते ही हैं। बीजेपी ने एक और नेता को टिकट दिया है, नागराज। ये पूर्व IAS अधिकारी हैं। इन पर आरोप है कि इन्होंने भ्रष्टाचार के जरिए 4000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति हासिल की है। कई मामलों में जांच चल रही है, लेकिन शायद ये उनके पैसे का खेला ही है कि बीजेपी ने उन्हें टिकट दिया है और उन्हें जिताने की अपील कर रही है। बीजेपी कोशिश कर रही है कि कांग्रेस के बड़े नेता, चाहे शिव कुमार हो, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे हों, ये दूसरे क्षेत्रों में जाकर प्रचार न कर पाएं और ये अपने क्षेत्र में ही सिमट कर रह जाएं। लेकिन जिस तरह राहुल और प्रियंका कर्नाटक में सक्रिय हैं, जिस तरह मल्लिकार्जुन खड़गे सक्रिय हैं, उसे देखकर लगता नहीं कि बीजेपी की ये चाल कामयाब हो पाएगी। ऐसा कहा जाता है कि RSS का हिडन एजेंडा है कि कर्नाटक में वोक्कालिगा और लिंगायत समुदाय के नेताओं की राजनीति को चकनाचूर कर दिया जाए और जातिवाद की राजनीति यहां से मुक्त कर दी जाए। दूसरी तरफ गृह मंत्रालय है जिसने पिछड़े मुस्लिमों के लिए 4% का आरक्षण खत्म कर दिया है और सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला देते हुए उसने ये 4% का आरक्षण 2% वोक्कालिगा में और 2% लिंगायत समुदाय में जोड़ दिया है। यानी कांग्रेस से उलट बीजेपी की पूरी निगाह है कि इन दोनों समुदाय के लोग उस पर
आश्रित रहें, उसे वोट दें। लेकिन आरएसएस चाहता है कि जातिगत राजनीति को बहुत बढ़ावा नहीं दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिमों को 4% आरक्षण के बारे में जो फैसला दिया है, उससे बीजेपी को बड़ा धक्का लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि जिस जल्दबाजी में ये फैसले हुए, और वो भी चुनाव के ठीक पहले, ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। अब ये दोनों समुदाय का समर्थन बीजेपी को कितना मिलता है और कांग्रेस को कितना इसका फायदा होता है, ये 13 मई को पता चलेगा, क्योंकि 10 मई को वहां आम चुनाव हैं। दरअसल वोक्कालिगा और लिंगायत समुदाय के लोग लगातार बीजेपी की सरकार पर दबाव डाल रहे थे कि उनके लिए आरक्षण बढ़ाया जाए, और उन्हीं के नेताओं की बात सुनते हुए बीजेपी की केंद्र सरकार ने संविधान के हवाले से यह निर्णय किया कि संविधान में मुस्लिमों को आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए ये व्यवस्था खत्म की जाती है। अब लिंगायतों की एक उपजाति है पंचम सालिस। इस उपजाति के लोग मांग कर रहे हैं कि हमारे लिए 15% आरक्षण, हम पिछड़े समाज के लोग हैं, इसलिए हमें 15% आरक्षण दिया जाए। वे लगातार 3 साल से इसके लिए प्रदर्शन कर रहे हैं और बीजेपी से लगातार इसके लिए आरक्षण की मांग कर रहे हैं। बीजेपी ने वादा किया कि वो उनकी मांगों को पूरा करेगी। कुल मिलाकर 10 मई को होने वाले कर्नाटक विधानसभा के चुनाव में बीजेपी को कड़ी मुसीबतों, कड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। एक तो बीजेपी में खुद इतना ज्यादा बिखराव है, उसके नेता भागदौड़ कर रहे हैं, आयाराम गयाराम बने हुए कांग्रेस की ओर जा रहे हैं या जेडीएस की ओर जा रहे हैं, लेकिन बीजेपी छोड़कर जा रहे हैं। बहुत से नेता ऐसे हैं जिन्होंने खुलकर बगावत कर दी और बहुत से नेता ऐसे हैं जिन्होंने खुलकर बगावत तो नहीं की है, लेकिन ये बात सब जानते हैं कि वे लोग बीजेपी को हराने के लिए काम करेंगे। ऐसे में राहुल गांधी का ये ऐलान कि अगर हम सत्ता में आए तो हम गृहिणियों को 2000 रुपये महीना देंगे, 10 किलो अनाज फ्री देंगे, 2000 यूनिट बिजली हर परिवार को हर महीने मुफ्त देंगे, डिग्रीधारी लोगों को 3000 रुपये महीना बेरोजगारी भत्ता देंगे और डिप्लोमाधारी बेरोजगार युवाओं को 1500 रुपये महीना भत्ता देंगे। ये सारी बातें मिलाकर बीजेपी के लिए अभी तो मुसीबत बन रही है। 13 मई को पता चलेगा कि बीजेपी अपने मकसद में कितने कामयाब रह पाई है और कांग्रेस अपने लक्ष्य के कितने करीब पहुंची है। 224 सीटें हैं और कांग्रेस का दावा है कि वो 150 सीटें जीतेगी। अब देखना है कि ये दावा कितना सच होता है। आज इस वीडियो में इतना ही। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब बटन जरूर दबा दीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियो की सूचना आपको मिलती रह सके। धन्यवाद।